चलिए ध्यान दीजिए, टाइटल नंबर नहीं, नोट टाइटल है ना, एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशंस में हम इसका सबसे पहला एप्लीकेशन देख रहे हैं, दैट इज टू मेजर EMF of a cell, to measure EMF of a cell। ये सबसे पहला एप्लीकेशन आप इसका देख रहे हैं। ध्यान दीजिए सब लोग, एक एक चीज को बहुत अच्छे से देखना। सबसे पहले यहां होता है एक पोटेंशियोमीटर वायर, तो जो तकरीबन 4 मीटर से लेकर 10 मीटर लंबा होता है। उसे जिगजैग पैटर्न में इसलिए कनेक्ट किया जाता है, देखो 1 मीटर बोले इतना लंबा हुआ है ना, तो 4 मीटर बोले, कम से कम 4 मीटर बोले तो ये बोर्ड की भी साइज से भी आगे जाएगा। तो इतना बड़ा टेबल लेके घूमना सही नहीं है। इससे अच्छा क्या करो, उसी 1 मीटर के टेबल पे उसको क्या करो, 4-4 ऐसे लूप्स मार के लगा दो तो काम हो जाएगा। तो देखो ये है आपका पोटेंशियोमीटर वायर, A से लेकर B तक का, है ना। एक एक देख लो, ये क्या है आपका पोटेंशियोमीटर वायर। इसकी लंबाई कितनी है, 4 मीटर से लेकर 10 मीटर्स तक। अब ये आया आपका मेन सेल, जिसका EMF है E। यहां पर लगाया की, और यहां है रियोस्टेट, यहां है आपका रियोस्टेट RH। ओके, ये मेन सेल है। हम इस सेल का EMF मेजर नहीं कर रहे हैं, ये समझना। ये आपका मेन सेल है, इस सेल का EMF मेजर नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये सेल हमारे लिए क्या सपोर्ट सिस्टम है, ये सपोर्ट दे रहा है पूरा अच्छे से। तो ये यहां से करंट जनरेट करता है, जिससे पूरा सर्किट फंक्शन करता है। तो अब देखो यहां से करंट I जनरेट हुआ, यही करंट I पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। अभी क्या फ्लो हो रहा है, करंट I पूरे सर्किट में, पूरा अच्छे से बंद करिए, सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा की तो क्लोज किया नहीं, हाँ की क्लोज किया, और करंट I पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। वो सेल जिसका EMF मुझे मेजर करना है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल सेल, मैं अब यहां लगाने वाला हूं। तो ये देखो, ये रहा आपका एक्सपेरिमेंटल सेल, ओके, जिसका EMF होगा E1। और इस एक्सपेरिमेंटल सेल के सीरीज में एक गैल्वेनोमीटर है, जो कि फ्लो ऑफ करंट को डिटेक्ट करेगा। फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ठीक है, मुझे एक बात बता, फिलहाल क्या ये जॉकी जब इधर मैंने साइड में रखा है, तो क्या ऊपर के ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो होगा क्या? अभी फिलहाल कोई भी ऊपर के ब्रांच में करंट फ्लो होगा क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट है। करंट फ्लो होने के लिए सर्किट कैसा होना जरूरी है, क्लोज, है ना, एक जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट होना जरूरी है। एक खाली सर्किट, ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो यहां कोई करंट फ्लो नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन बताएगा? 0। गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन बताएगा। ओके, मैं अभी फिर से सवाल करूंगा। अभी जो सर्किट इधर से ओपन है, ऊपर वाले सर्किट में, ऊपर वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ऊपर वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मगर नीचे करंट का फ्लो अभी भी चालू है। I करंट फ्लो हो ही रहा है। ये समझ में आया कि यहां तक के, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, नाउ फर्दर आइए जल्दी अंदर निकाल के दे देना। अभी चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो जब दूसरा दिन, जब तक हमने देखा अगर ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन बता रहा है,
माना कि ऊपर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मगर नीचे के पोटेंशियोमीटर वायर में करंट का फ्लो अभी भी जारी है। और कितना करंट फ्लो हो रहा है? I करंट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कल वाले कंसेप्ट को याद करो। कल मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो ये सेल है ऑफ EMF E और ये है एक वेरिएबल रेजिस्टर और ये है एक गैल्वेनोमीटर। इस सेल ने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट यहां पर जनरेट किया। ये वेरिएबल रेजिस्टर है, यानी इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं बदल सकता हूं। और थोड़ी देर के लिए ऐसा मान के चलो कि जब रेजिस्टेंस बदलूंगा तो जाहिर बात है V इज इक्वल टू क्या रहता है? RI। तो जब ये रेजिस्टेंस बदलेगा, तुमको नहीं लगता पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलेगा? है कि नहीं? अब होगा क्या कि इमेजिन ये करके चलो कि मुझे यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हर बार पता चल जाता है। जैसे जैसे मैं बदलता हूं तो यहां एक मीटर लगा हुआ है जो ये बता देता है कि यहां ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना इतना है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, ये बैटरी ने करंट दिया, पहले रेजिस्टेंस को मैंने कम रखा और मैं देख रहा हूं कि यहां थोड़ा सा करंट फ्लो हो ही रहा है। अभी भी मैं धीरे धीरे रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं, जिसके कारण क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। एक स्टेज ऐसा आ गया कि अब यहां से यहां तक तो करंट पहुंचा, मगर यहां पर अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेल ने जो चार्जेस को एनर्जी दिया था, इस रेजिस्टेंस ने क्या करा? वो पूरी एनर्जी को खा गया, खत्म कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूं, तुमको ये पता चला ना कि भैया ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस था? तो बोले हाँ V, और ये E, तो यहां पर E किसके बराबर है? V के बराबर। और आप फिर ये आपको V तो मालूम ही था, आप फिर E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यही कंसेप्ट मैं यहां यूज करने वाला हूं। बस ये जो रेजिस्टेंस है ना, मैं एक बटन से नहीं बदलने वाला, मैं वायर की लंबाई से बदलने वाला हूं। बोले कैसे? इमेजिन करो, थोड़ी देर इसको ही जॉकी मान के चलो, मेरे पेन को है ना, यहां से इमेजिन करो कि एक वायर निकला हुआ है और ये जॉकी के साथ पीछे कनेक्टेड है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां रखता हूं, मैं क्या करता हूं, जॉकी को यहां रखता हूं। तो आपका इतना हिस्सा एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। करंट यहां से आएगा, है ना, देख यहां से ऐसा करंट यहां से आएगा, ये ऐसा, ये वाली बैटरी का करंट, मैं इस बैटरी के करंट की बात कर रहा हूं। ये बैटरी का करंट यहां से आएगा 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 आएगा, देख इतने करंट वायर में से पास होगा, इसके वोल्टेज में थोड़ा सा क्या होगा? ड्रॉप होगा, बचा कुचा करंट फिर वापस लौट के इधर चला जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, अगर मैंने ये जॉकी को यहां टच किया ना, देखो मान लो कि ये जॉकी को तुमने इधर टच किया, यहां के नजदीक टच किए, तो करंट ऐसा फ्लो होकर यूं जाएगा, है ना। तो अब ऐसा होगा कि गैल्वेनोमीटर राइट साइड में मान लो डिफ्लेक्शन बता रहा है। अगर मैंने जॉकी को इधर टच किया ना, तो देखो अब क्या होगा मालूम क्या? अब देखो ये जो करंट आ रहा, वो क्या कर देखेगा? मेरे पास दो रास्ते जाने के, एक ये रास्ता है जो बहुत लंबा है, और एक ये लंबा ये रास्ता जो शॉर्टकट है ना, यहाँ से, मगर यहाँ से ऑलरेडी कुछ चार्जेस आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तो इमेजिन करो, अपनी टेंडेंसी, जो कॉमन टेंडेंसी है वो सोचो, अपने इंडिया में जो टेंडेंसी होती है ना वो, ठीक है। अब देख ये एक सिंगल लेन रोड्स है यहाँ पर आपके पास, ठीक है। आपको यहाँ पहुँचना है, आपको डिवीजन ऐसा किया गया है रोड का, ओके, कि भाई हमने कहा कि भाई हमको यहाँ पहुँचना है, यहाँ से आ रहे हैं। ये रोड ऐसा है कि यहाँ से अलाउड, सिर्फ इधर से आना अलाउड है, इधर से जाना अलाउड नहीं है। यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, वो देखेंगे अरे बाप इतना लंबा रास्ता है ना, ऊपर से गड्ढे भरे हुए इतने सारे, क्या करेंगे आप? एक अच्छे नागरिक की तरह आप यहीं से जाएंगे, या फिर जबकि आपको मालूम है ये आपका रास्ता नहीं है, फिर भी आप यहीं से घुसेंगे? आप यही करेंगे ना, है कि नहीं? वह ना हर कोई वही करता है, मैं भी यही करता हूं। तो भैया अब ऐसा है
कि ये आप जाहिर बात है आप बोलेंगे अरे इधर शॉर्टकट इधर से निकलना, भले ही आपके लिए नहीं है ये रास्ता, आपके लिए ये रास्ता बनाया है, मगर आपको लग रहा भैया यहाँ रेजिस्टेंस कम है ना, जल्दी पहुंच जाएंगे, गड्ढे भी कम है। हमारे इसमें था बालापुर में 2 पुल बने हुए हैं, एंटर मारते वक्त आपने अगर नोटिस किया होगा, कोई आया होगा, एक था पुराने ज़माने का अंग्रेज़ों का बनाया हुआ और एक था नया बनाया हुआ। जो अंग्रेज़ों को बनाया हुआ रोड है वहाँ पर जो है पुल बनाया हुआ, उसके रोड जल्दी ख़राब होते हैं। आपने जो बनाते एकदम आए दिन गड्ढे, उसमें थोड़े दिन में हर साल उसको रिपेयर करना पड़ता। अक्सर है कि भैया ये जो रोड है इधर जाने के लिए, इधर से आने के लिए, मगर यही रोड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता जाने और आने के लिए, है ना। ये जब तक रिपेयर नहीं होता तो तब तक, ठीक है। तो वही सिचुएशन यहाँ से ये करंट क्या करेगा, अगर मैंने जॉकी को इधर टच किया, ये करंट देखेंगे और इतना लंबा रास्ता कौन जा रहा है, जाना इसको लौट के चल वापस, ऐसा आएगा, है ना। यहाँ टच किया तो कोई बात नहीं, फिर इधर से ही जाएगा करंट। खैर हमें वो मैटर नहीं, ये जो इधर टच करके हम देखते हैं सिर्फ इसलिए देखते हैं कि ये प्रॉपर पोटेंशियोमीटर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ टच करूँ तो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन बताएगा, बी पे टच करूँ तो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन बताएगा, तो ये बताता है कि ये पोटेंशियोमीटर सही तरह से काम कर रहा है। चलो अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमने कहा कि ठीक है कि मैं जॉकी को इस पॉइंट पे टच किया तो इतना रेजिस्टेंस उसके साथ कनेक्ट होगा, मैं जॉकी को इस पॉइंट पे टच करूंगा तो इतना रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। मैं यहाँ क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस बढ़ा रहा था ना, इसकी मदद से, एक बटन की मदद से गोल घुमाकर, और उससे क्या बदल रहा था, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा था। सेम काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, सेम काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग लेंथ को कनेक्ट करके। मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ कनेक्ट किया, ये मान लो पॉइंट है P, ये है पॉइंट P। ऐसा ट्रेस करते 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 गया मैं, और जैसी पॉइंट P पे पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि ये गैल्वेनोमीटर, ये सेल सर्किट में कनेक्टेड है, ये गैल्वेनोमीटर, ये सेल सर्किट में कनेक्टेड है, मगर फिर भी करंट 0 बता रहा है, मगर फिर भी क्या बता रहा है, करंट 0 बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चार्जेस को इस सेल ने एनर्जी दिया था, ये चार्ज देखो, ये तो इसका करंट तो दौड़ ही रहा है, ये आए तो लगातार फ्लो हो रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं, मगर ये चार्ज, ये इधर से जो आया 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 आया, है ना, मान ले इसके पास 10 वोल्ट की एनर्जी थी, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा वो उसकी वो एनर्जी कम होती जाएगी, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, सारी एनर्जी खत्म हो गई। अब चार्जेस के पास, है ना, यहाँ से ये वाले चार्जेस के पास यहाँ से वापस अपने घर पे लौटने की एनर्जी नहीं रही, समझ रहा क्या। चार्जेस यहाँ से आए एनर्जी लेकर, ये रेजिस्टेंस वायर ने, पोटेंशियोमीटर वायर ने यहाँ से यहाँ तक के क्या करा, उनकी पूरी एनर्जी खत्म कर दिया, खा गया पूरी एनर्जी। अब जरी सी भी कुछ भी एनर्जी नहीं बची, तो अब ये यहाँ पर रुक गया। तो अगर ये यहाँ रुक गया तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज अपने घर पे वापस जा पाएगा क्या, हाँ नहीं जा पाएगा। बात समझ रहे ना आप। तो ये वायर ने पूरी एनर्जी खा गया, अब इनके पास कोई एनर्जी नहीं है जाने की, तो अब वो क्या करेंगे भैया, बेचारा ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ये सारे के सारे चार्जेस यहीं पे रुक जाएंगे, ये सारे के सारे चार्जेस यहीं पे रुक जाएंगे, कोई फ्लो नहीं हो पाएगा चार्जेस का। अगर कोई चार्जेस का फ्लो नहीं हो पा रहा तो भैया इस ब्रांच में करंट कितना रहेगा, 0 करंट। मतलब ये सेल ने जो ईएमएफ या एनर्जी दिया था, इस वायर ने वो एनर्जी क्या करा, खा गया। तो किसी तरह से अगर मैं ए से लेकर पी तक के पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर पाऊँ कि जब हमारा चार्ज ए में घुसा या करंट ए में घुसा और पी से जब निकलने की कोशिश किया उसने, कोशिश ही बोलेंगे ना अपन, तो पोटेंशियल में ड्रॉप कितने का है, अगर मैं वो पता लगा पाऊँ तो भैया मैं ये कह सकता हूँ कि आपका सेल का ईएमएफ पता चल जाएगा। तो भाई चलो कैसे निकालेंगे, देखो मान लो लेंथ ऑफ वायर एपी, ए से लेकर पी तक का जो लेंथ है, मान लो उसको स्मॉल एल से दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अप्लाइंग केवीएल, मैं अप्लाई करने वाला हूं केवीएल इन लूप ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेल, इन लूप ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेल। आप केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने वाले हैं, कहाँ अप्लाई करने वाले हैं, इन द लूप ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेल। मतलब कहाँ से कहाँ, देख लो अच्छे से, मैं ब्लू पेन से इसको कोट कर देता हूँ।
यहां से यहां तक आपको केवीएल अप्लाई करना है। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लॉकवाइज यूज करो या एंटी क्लॉकवाइज यूज करो, कुछ भी चलेगा। चलो क्लॉकवाइज ले लेता हूं मैं। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। आप कोई नाम दिया नहीं मैंने इसको, चलो आप यहां से आगे बढ़ो। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा आपको? सेल। सेल का कौन सा? ये पॉजिटिव से निगेटिव, यानी हाई से लो, यानी कि -E1। फिर कौन मिला? गैल्वेनोमीटर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ करंट IG फ्लो हो रहा है, थोड़ी देर के लिए। तो मैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, है ना। तो +IG इंटू कैपिटल G, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल G। फिर यहाँ कुछ नहीं। अब फिर यहाँ से यहाँ देखो, P से A, कहाँ से जा रहे बेटा? आप सर्किट में ऐसा घूम रहे हैं ना आप, तो देखो यहाँ से घूम रहे हैं आप, ऐसा। तो P से A पे जा रहे हैं आप, और P से जब A पे जा रहे हैं आप, तो मैं कहूँगा करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये देखो, ये मेन करंट तो अभी भी फ्लो हो रहा है ना, तो मैं बोलूँगा ठीक है, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और ये क्या है? एक रेजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ये कैसा बिहेव कर रहा है? रेजिस्टर की तरह। अच्छा एक बात बता, मानना कि इतने ब्रांच में कोई करंट नहीं है, मगर क्या वायर AP में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा? क्या अभी हो रहा? कौन सा? I, एक्यूमुलेटर। इसको एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेल को? एक्यूम्यूलेटर। एक्यूमुलेटर, मेन सेल, लीड सेल, और इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल सेल। तो भैया एक्यूमुलेटर का करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं बोलूँगा मैं अब एक्यूमुलेटर के करंट के कौन से डायरेक्शन में जा रहा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो प्लस आएगा I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AP, है ना। I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AP। ये समझा क्या? देख लो अच्छे से बेटा, एक बार है बस, ये बताने वाला हूँ मैं। यहाँ से मैं गया, सेल का EMF मिला -E1, क्योंकि हाई से लो पे गया, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, इसीलिए IG इंटू G। फिर वापस लौट के इधर जा रहा हूँ मैं ऐसा। अब P से A पे जा रहा हूँ, मैं करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और ये जो वायर AP है, ये किस तरह बिहेव कर रहा है? रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं इसको रेजिस्टर मान के चलूँगा, और अगर रेजिस्टर मान के चलूँगा तो करंट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इतने वायर में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I। और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? AP। RAP पकड़ के चलो तो RAP। और यहाँ सर्किट हो गया कंप्लीट, तो इक्वल्स टू 0, है ना। सर्किट कंप्लीट हो गया। बोलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लो हो रहा बस, है ना। इतना ब्रांच पूरा ब्लॉक हो गया, बोला ट्रैफिक जाम हो गया वो रोड का। अब ये भाई ऐसा है, मगर हम तो जानते हैं भैया ये सर्किट बैलेंस है। सर्किट क्या है? बैलेंस है, मतलब ये वाला इतना हिस्सा बैलेंस हो गया ना। तो भैया यहाँ तो IG तो क्या है? 0 है। तो भैया हम कहेंगे -E1 प्लस I इंटू RAP इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद क्या आएगा? -E1 को उधर लेके जाऊंगा, तो E1 को आप ऐसा लिख सकते हैं I इंटू RAP, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AP। और जैसे कि मैं बोलूँ RAP क्या है ना, क्योंकि हमारे पास RAP यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं होगा, हमारे पास उसकी क्या होगी? लंबाई होगी। यहाँ लगा रहता है मीटर स्केल लगा रहता है वायर के साथ साथ, तो आप वायर की लंबाई नाप सकते हो, मगर रेजिस्टेंस नहीं नाप सकते। तो बोले अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं यार, आप इसको ऐसा लिख सकते, रो LAP। रो क्या है? रेजिस्टिविटी नहीं है, यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वेयर रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वायर। बहुत आसानी है निकालना। आप क्या कर सकते हैं, जब कनेक्ट करने से पहले आप क्या देखेंगे? पूरा वायर का रेजिस्टेंस ओम मीटर की वजह से गिन सकते हो, और वायर की लंबाई कितनी है वो गिन सकते हो आप। और R/L करके क्या मिल जाएगा आपको? रो मिल जाएगा, दैट इज रेजिस्टिविटी मिल जाएगा। NCERT में शायद सिग्मा दिया हुआ है ना, NCERT में शायद सिग्मा दिया हुआ है। तो और E1 इज इक्वल्स टू I सिग्मा LAP, लेंथ ऑफ वायर A। बस यही फॉर्मूला है आपका प्राइमरी फॉर्मूला। इससे आप सेल का EMF क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेट करेंगे। ये अगर समझ में आ गया तो आगे का खेल आपको जम जाएगा, नहीं तो आगे के खेल में दिक्कत जाएगी। देख लो अच्छे से समझ लो, क्योंकि अब आगे
मैं ये पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा देखो सेल E1 का जो बैलेंस है इधर हुआ है, इतना हुआ है ना। मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन पे डायरेक्ट जंप करने वाला हूँ। आगे के जाके देख लो अच्छे से, फिर से देख लो, है ना। फिर क्या था शुरुआत में, क्या था, ये जॉकी हवा में इधर लटका हुआ था, साइड में रखा हुआ था, है ना। मैंने की को क्लोज किया, ये एक्यूमुलेटर सेल ने करंट जनरेट किया, यहाँ पर पूरे ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। पोटेंशियोमीटर वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। फिलहाल ये जॉकी कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन बता रहा है, 0, है ना। हमारा मेन पर्पस क्या है, हम इस रेजिस्टेंस को बदलना चाहते हैं और वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस ये EMF के बराबर आ जाए। ये समझ में आया आपको। अब सवाल उठा कि ये बदलेंगे कैसे, तो हम अलग अलग लंबाई का वायर इसके कनेक्ट करेंगे साथ में सीरीज़ में सर्किट के, इस सर्किट के सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और लंबाई बदलेगी तो रेजिस्टेंस बदलेगा, रेजिस्टेंस बदलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा। मैंने अलग अलग पॉइंट टच करके देखा, हर बार गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रहा था, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था डिफ्लेक्शन कम हो रहा था, कम हो रहा। जैसी पॉइंट P पे पहुंचा डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या कि जितनी एनर्जी ये सेल दे रहा है ये वायर उतनी एनर्जी खा जा रहा है ना। तो भाई अच्छा ठीक है बोले, अब यहाँ रुक जाओ बोले, ये क्या है, नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट हमारे को मिल गया। अब आगे क्या, ऊपर वाले लूप में KVL अप्लाई करो, तो -E1 प्लस IG इंटू G और फिर प्लस I, क्योंकि इतने वायर में तो करंट I अभी भी फ्लो हो रहा है, प्लस I इंटू RAP यानी रेजिस्टेंस ऑफ वायर AP। यहाँ पर वापस सर्किट के पास पहुँच गए तो इसीलिए इक्वल्स टू 0। बोलेंगे अरे यार IG तो 0 है, ऊपर का सर्किट तो क्लोज है, तो भाई IG इक्वल्स टू 0। तो फिर अब ये इक्वेशन ऐसा रहेगा, E1 को इधर ला लिए, I इक्वल्स टू RAP बोल तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AP, रो क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना, वो दिया हुआ रहता है, या सिग्मा से या रो से इंडिकेट करते हैं अपॉन लेंथ ऑफ वायर AP। तो I रो L करके या I सिग्मा L बोलते हैं, वो हमारा इक्वेशन होगा। आया समझ में, लिख लो ये, जब तक मैं दूसरा सर्किट तैयार करता हूँ। by individual method. Sorry, 2 किसी किसी डायग्राम में आपको यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स नज़र आएगा, RB लिखा हुआ, ज़रूरी नहीं है वो बनाना। चलिए हुआ, बी फास्ट।
अगला है हमारा टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और उसमें पहला मेथड हम देख रहे हैं बाय इंडिविजुअल मेथड। इंडिविजुअली दो सेल्स को हम एक एक सेल को कनेक्ट करेंगे। देखो यहाँ दो सेल है, एक्सपेरिमेंटल सेल्स E1 एंड E2, और ये आपका एक्यूमुलेटर या मेन सेल जो आपके पूरे सप्लाई को करंट सप्लाई दे रहा है पूरे सर्किट को वो फंक्शन के लिए। अच्छा एक बात बताओ, फिलहाल ये जॉकी इस सर्किट में कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, ऊपर वाले ब्रांच में कहीं पे भी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, मगर अभी भी फिलहाल ये करंट आई का फ्लो तो शुरू ही है, उसमें कोई राय नहीं है। अब ऐसा है कि अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, मैं इस सेल को ये टू वे की को, ये की जो है आपका K1 टू वे की, मतलब दो रास्तों को कनेक्ट कर सकता है वो। तो मैंने ये की को पहले यहाँ क्लोज किया, ठीक है, मतलब अभी ये गैल्वेनोमीटर कौन से सेल के साथ कनेक्टेड है, E1 सेल के साथ। फिर जॉकी को मैंने यहाँ पर ट्रेस करना चालू किया, अलग अलग पॉइंट पे ट्रेस करना चालू किया। मैंने नोटिस किया कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, और एक पर्टिकुलर लेंथ तक मैं बढ़ा, मान लो यहाँ पकड़ लेता हूँ मैं बोले, है ना, पॉइंट P1 तक जब मैं पहुँचा तो भैया अब गैल्वेनोमीटर ने क्या बता दिया, जीरो डिफ्लेक्शन बता दिया। मतलब ये सेल जो बैलेंस हुआ है A से लेकर P1 तक की लंबाई में बैलेंस हो गया। तो मैं इस सेल की बैलेंसिंग इक्वेशन क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ वायर अगर AP1 है तो मैं यहाँ लिखूंगा बैलेंसिंग इक्वेशन ऑफ E1। तो E1 की बैलेंसिंग इक्वेशन क्या आएगी, I रो L1। E1 की बैलेंसिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी, I रो L1। अब जैसे मैंने कहा था कि मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, E1 इज इक्वल्स टू I रो L1। चलो ठीक है भाई, मान लिया। अब आगे क्या, अब की को यहां से डिस्कनेक्ट करो, अब इससे आप कनेक्ट करो, है ना। अगर ये E2 ज़्यादा है, अगर E2 ज़्यादा है तो अब बैलेंसिंग पॉइंट कहीं आगे आएगा, और अगर E2 पहले से कम है तो वो कहीं ना कहीं पीछे आएगा। मान लो ये तो पुरानी पोजीशन थी, मैंने यहाँ से जॉकी को हटा दिया, ये पुरानी पोजीशन थी। इमेजिन कर लेता मैं कि E2 ज़्यादा है पहले से, फिर से मैं अलग अलग पॉइंट पे ट्रेस करते आ रहा, और मुझे अब दूसरा वाला बैलेंसिंग पॉइंट मुझे मान लो यहाँ पर मिला, और अब मैं बोलूँगा भैया लेंथ ऑफ वायर AP2 इज इक्वल्स टू क्या है, मान लो L2 है। तो अब मैं लिखूंगा बैलेंसिंग इक्वेशन ऑफ E2। E2 का बैलेंसिंग इक्वेशन क्या आएगा फिर, I रो L2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, गॉट दैट। फिर फर्दर क्या, दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। बस ये हो गया आपका इक्वेशन। ये आपने कंपेयर कर लिए बाय इंडिविजुअल मेथड, है ना। ये इतना छोटा हो गया, मगर बोर्ड एग्जाम में थ्योरी है, ये सारी चीज़ें आपको थियोरेटिकली लिखना पड़ेगा, नोट्स में दी गई सारी चीज़ें। आया समझ में? सॉरी, पहला वाला, हाँ वो तो उधर ही जनरल बोल रहे हैं आप। हाँ किसमें, ए से लेके पी तक? नहीं नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंटल सेल का करंट नहीं फ्लो होगा। हाँ एक्सपेरिमेंटल सेल का जीरो है, मगर ये सेल का शुरू है, ये सेल का शुरू रहेगा, है ना। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेल का जीरो हो जाएगा। क्या एक्सपेरिमेंटल सेल का, हाँ ये यहाँ से इतना, ये सेल जनरली एक बात ध्यान में रखना पड़ता है हमको कि E1 जो है ये छोटा होता है E से, ये यकीनन होता है ना, ये छोटा होता है। तो देखो कैसा ये कमज़ोर है इसके मुकाबले। तो अब ये चार्जेस इधर से आ रहे, तो ये तो इधर घुस नहीं सकते ना, यहाँ तो घुस नहीं सकते, अल्टीमेटली फिर इसको उधर से ही जाना पड़ेगा, है कि। और कैसे देखो ये वायर, देखो मैंने क्या कहा, E1 का EMF छोटा है, तो कहीं ना कहीं ये तो बैलेंस हो ही जाएगा। अगर EMF E1 का ज़्यादा होता अगर,
तो इसका बैलेंसिंग पॉइंट बाहर मिलता था, मतलब बैलेंसिंग पॉइंट मिलता ही नहीं था आपको यहाँ पे। आप यहाँ पर भी टच करें तो भी डिफ्लेक्शन है, आप आखिरी पॉइंट पे भी टच करें तो डिफ्लेक्शन थोड़ा सा है, और लंबाई चाहिए वायर की, और लंबाई चाहिए वायर की इसको बैलेंस करने के लिए, है ना। वो बैलेंस नहीं होगा अगर E1 बड़ा रहा तो E से, अगर E1 छोटा है तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस होगा ही होगा, है ना। तो उस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, पूरा ये जो रोड है इसका पूरा ट्रैफिक जाम जैसा हो जाएगा, पूरे चार्जेस ब्लॉक हो जाएंगे, आके जमा हो जाएंगे, पूरी भीड़ जम जाएंगे इतने वायर में, है ना। पूरे चार्जेस वहीं पे ब्लॉक हो गए, तो अब ये जो इधर से एक्यूमुलेटर से जो करंट आ रहा वो ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे चार्जेस क्या है, ब्लॉक है ना। आप इमेजिन करो ना, रोड को अपने इमेजिन करो, रोड्स को, है ना। यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से ट्रैफिक आगे नहीं जा पा रहा, तो क्या होगा, ये पूरा रोड ब्लॉक नहीं हो जाएगा, है कि। तो ये पूरा रोड ब्लॉक आ गया, तो इधर से जो गाड़ी आ रही इसके लिए तो ये रास्ता बनाया गया था ना। अब ये शॉर्टकट लेने की सोच रहा मगर ले नहीं पाएगा ये, है ना। ये तो इधर से जाएगा फ्लो होते हुए आई वाला करंट। अब अगला जो है, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, या जिसको असिस्ट एंड अपोज मेथड बोलते हैं। सेकेंड, बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड या असिस्ट एंड अपोज मेथड कहा जाता है। फिर से वही बेसिक आपका सर्किट, एक्सपेरिमेंटल एक्यूमुलेटर मेन की, रियोस्टेट, ये पोटेंशियोमीटर वायर AB। अब यहां पर देखो इधर सर्किट का डिजाइन, नोट्स है क्या किसी पास, ट्रांसफर। गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4। ठीक है, तो सर्किट कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपको। इस बार सम एंड डिफरेंस वाला मेथड यूज करना है। सम एंड डिफरेंस मतलब कैसा, अगर सेल कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, एक सेल का निगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ अटैच्ड है, तो इसे कहा जाता है सम मेथड या कहा जाता है असिस्ट मेथड। और यहाँ पर नेट ईएमएफ जो आता है E1 प्लस E2 आता है। अगर किसी सेल का कोई सेल इस तरह से कनेक्टेड है या फिर इस तरह से कनेक्टेड है, मतलब सेम पोल्स एक साथ कनेक्टेड है, तो इस मोड को कहा जाता है डिफरेंस मोड या कहा जाता है अपोज मोड। और यहाँ जो नेट ईएमएफ है इट इज गिवन एज E1 माइनस E2। गॉट दैट, E1 माइनस E2। नाउ फर्दर, अब अपने को क्या करना है, ये गैप्स को क्लोज करना है। गैप्स को क्लोज करना है ताकि एक बार सेल असिस्ट मोड में आ जाए और एक बार सेल अपोज मोड में आ जाए। तो कैसे, देखो, सबसे पहले मैं गैप 1 और गैप 3 को क्लोज करूंगा। गैप 1 और गैप 3 को क्लोज करूंगा। तो देखो इधर ये नेगेटिव ने उल्टा हो गया, वो तो अपोज में आ गया। गैप 2 और गैप 4 को क्लोज करो सबसे पहले। तो जब मैं गैप 2 और गैप 4 को क्लोज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, गैप 4 और गैप 2 क्लोज हुआ। देखो इधर निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कहाँ गई है, पॉजिटिव को, और यहां से निगेटिव टर्मिनल बाहर निकला, ये ओवरलैपिंग है वायर का, ऊपर से डाला हुआ, फिर यहां से घूमकर वो कहाँ गया, केल्विन मीटर पे चला गया। ये समझ में आया क्या? गैप 2 और गैप 4 को अपन ने क्लोज किए, वायर इस तरह से कनेक्ट हो गया और वायर इस तरह से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, असिस्ट कब होता, जब एक बैटरी का निगेटिव दूसरे बैटरी के
पॉजिटिव से अटैच हो, और ये वायर कहाँ जाना चाहिए, गैल्वेनोमीटर को। देख ये नेगेटिव दिख रहा है पॉजिटिव से अटैच, और ये नेगेटिव वायर घूम के कहाँ गया, गैल्वेनोमीटर, वहां से वायर कहाँ आया, जॉकी पे। तो पहले वो कौन से मोड में कनेक्ट हो गया, सम या फिर असिस्ट मोड में कनेक्ट हो गया। अब जब मैं क्या करता हूं, जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करके देखता हूं। मान लो कि मैंने जॉकी को फर्स्ट पॉइंट P1 पे टच किया और मैंने देखा कि लेंथ ऑफ वायर AP1 जो आ रहा है वो L1 आ रहा है, और मैंने देखा अब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है, यानी गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन बता नहीं रहा। तो मैं कहूँगा अब सर्किट क्या है, बैलेंस्ड है। अब सर्किट बैलेंस्ड है तो मैं बोलूँगा बैलेंसिंग लेंथ कितना है, L1। अब मैं बोलूँगा नेट EMF इज इक्वल टू क्या आएगा फिर आपका, तो आप लिखेंगे I रो L1। नेट EMF क्या आएगा आपका, I रो L1। मगर नेट EMF असिस्ट मोड में कितना होता है, E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू I रो L1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा, अब गैप 2 और 4 को डिस्कनेक्ट करो, अब गैप 1 एंड गैप 3 को क्लोज करो। जैसे ही गैप 1 एंड गैप 3 को क्लोज किए, देखो इधर इस बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कहाँ जा रहा, इस बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कहाँ जा रहा, E2 के नेगेटिव को, और इसका पॉजिटिव कहाँ जा रहा, गैल्वेनोमीटर। देखो बोला था ना, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव से, और ये कहाँ जाना चाहिए, उसके पॉजिटिव गैल्वेनोमीटर को आगे जाके कनेक्ट होना चाहिए। तो अब ये कौन से मोड में आ गया, अपोज मोड में आ गया। तो मैं बोलूँगा ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंस मोड की, यानी जिसको अपोज मोड बोलते हैं। मैंने देखा था भैया पहले बैलेंसिंग लेंथ यहाँ मिला था, मान लो बैलेंसिंग लेंथ अब यहाँ मिल रहा है, क्योंकि अपोज मोड है ना वो, तो बैलेंसिंग लेंथ पहले से कम जगह पे मिलेगा। तो भैया अब मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ मिल रहा है, तो लेंथ ऑफ वायर AP2 कितना है, L2 है। मैं बोलूँगा अब बताओ नेट बैलेंसिंग इक्वेशन कैसी आएगी, आप लिखेंगे I रो L2, मगर क्योंकि सेल अपोज मोड में कनेक्टेड है तो वो आएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू I रो L2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में आता, एक बार असिस्ट मोड में कनेक्ट करके बैलेंसिंग लेंथ निकाले, दूसरी बार अपोज मोड में कनेक्ट करके निकाले। अब डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, बचेगा सिर्फ L1 अपॉन L2। अब मुझे क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं राइट कॉर्नर में कर रहा हूँ उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा E1 L2 प्लस E2 L2, E1 L1 माइनस E2 L1। मैं E1 वाले एक जगह और E2 वाले एक जगह लेके आता हूँ, माइनस E2 को इधर ला ले, इसको इधर लेके चले जाए, तो E2 L1 प्लस E2 L2 इज इक्वल टू E1 L1 माइनस E1 L2। E2 को कॉमन निकाल, L1 प्लस L2, E1 को कॉमन निकाल, L1 माइनस L2। E2 को इधर भेज, L1 माइनस L2 को इधर भेज, L1 प्लस L2, L1 माइनस L2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, या जिसको सही तरीके से अगर मैं लिखूँ E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2, L1 माइनस L2, एंड दिस इज माई इक्वेशन। ये आ गई हमारी इक्वेशन आपके बैलेंसिंग कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। L1 जो है लेंथ है इन असिस्ट मोड, L2 जो है बैलेंसिंग लेंथ है इन अपोज मोड। देख लो, अपोज मोड में क्या है, सेल्स बस ऑपोजिटली कनेक्टेड है कि एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में होगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव। जब मैंने फर्स्ट गैप और 3 गैप को क्लोज किया, देख नेगेटिव टर्मिनल किसके पास जा रहा, नेगेटिव, और इसका पॉजिटिव कहाँ जा रहा, गैलन में, तो ये अपोज में है। तो नेट EMF का फॉर्मूला ऐसा आएगा I रो L2। अब बैलेंसिंग लेंथ मान लो इधर आया, P2 पे आया, तो लेंथ ऑफ AP2 क्या होगा, L2, तो E नेट इज इक्वल्स टू I रो L2, यानी E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू I रो L2। अब इन दोनों को डिवाइड कर इक्वेशन को, ये ऐसी आएगी इक्वेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ गया।
क्या? बैक 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 हुआ? चलिए नेक्स्ट। वाह, जल्दी करो भैया। चलो इधर का इरेज कर रहा मैं, लेफ्ट साइड का। तीसरा, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस से डिटरमाइन करना। अब देखो ये वायर AB सॉरी, अगेन अ पोटेंशियोमीटर वायर। ये सेल है, एक्यूमुलेटर सेल, और ये है की, और ये है आपका रियोस्टेट। अब ऐसा है कि देखो यहां पे एक सेल है, एक्सपेरिमेंटल सेल इवन, जिसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, से R1, और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, और आपका ये जॉकी यहां पर अभी फिलहाल सस्पेंडेड है। ऊपर एक दूसरा रेजिस्टर भी है, ये है नोन रेजिस्टर, मगर फिलहाल ये की के साथ कनेक्टेड है, K1 की के साथ कनेक्टेड है, जो शुरू में ओपन रखा जाएगा। स्टार्ट में ये कैसा होगा, ओपन होगा, इसको एकदम स्टार्टिंग में अपन उसको क्लोज नहीं करते। देखो सीन क्या रहेगा। जैसे ही की को क्लोज किया, सब लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे ही की को क्लोज किया, ये सेल कनेक्ट करेगा, जनरेट करेगा करंट आए, पूरे पोटेंशियोमीटर वायर से वो करंट आए, फ्लो होता हुआ आगे बढ़ेगा, और फिर हम देखेंगे कि अब ये जॉकी को मैं अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा हूं, और मुझे पहला वाला पॉइंट P1 मिल रहा है, जहां पर ये सर्किट क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो गया। मैं कहूंगा कि भैया देख, ऊपर अभी ये की ओपन है, ये की ओपन है, ऊपर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसके रेजिस्टेंस के होने नहीं होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसे एकदम स्टार्टिंग में
जो पहला वाला नहीं था, टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, बस उसके जैसे ही करेगा बिहेवियर। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में जब आप सिर्फ और सिर्फ इसी सेल को कनेक्ट करते ये की ओपन होता है, तो बैलेंसिंग इक्वेशन क्या आता है, E1 इज इक्वल्स टू I रो L1, जहां पर ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ वायर AP1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, L1 रहेगा। लेंथ ऑफ वायर AP1 क्या रहेगा, L1। आई बात समझ में? तो बैलेंसिंग इक्वेशन आ गया, E1 इक्वल्स टू I रो L1। अब अगला कॉन्सेप्ट, अगला स्टेप अच्छे गौर से देखना। देखो इधर, ये टर्मिनल पे, ये करने से पहले ओपन, ये जब तक कि मैं क्लोज नहीं करूंगा, ये टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, E1 के बराबर है। गौर से देखो इधर, ये टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, E1 के बराबर है, जब तक कि आपका ये क्या है, ओपन है, जब तक कि ये ओपन है। अब मैंने जैसे ही ये की K1 को क्लोज किया, जैसे ही की K1 को मैंने क्लोज किया, क्या हो गया, ये लूप क्लोज हो गया। तो यहां से करंट जनरेट होगा, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो कि यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया V। क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट हो गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मैं बोलूंगा ये देख, करंट यहां से एंटर हुआ, करंट यहां से एंटर हुआ, तो मान लो 10 वोल्ट के साथ एंटर हुआ होगा। तो जब यहां से निकला होगा, मान लो 4 वोल्ट के साथ निकला होगा, तो कितने का फर्क आ गया, 6 का। तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का। मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, जब चार्ज यहाँ से ऊपर जा रहा था तो कितना था, तो बोल दे यहाँ से यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था ना सिवाय वायर के, तो 10 ही वोल्ट होगा यहाँ से यहाँ तक। तो बोले ठीक है, यहाँ पर कितना था, 10 वोल्ट, और जब यहाँ पर आया तो फिर ये कितना था, 4 वोल्ट। ये पकड़ो या ये पकड़ो, एक ही बात है ना। मैं बोलूँ ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा, 6 वोल्ट। मतलब ये हुआ, तुम ये पॉइंट बोलो या ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स बोलो कि ये 2 पॉइंट्स बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना रहेगा, V। अब क्या रहेगा, V। जैसे ही मैंने की K1 को क्लोज किया, तो ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V। अब क्या करते हैं आप, यहां से हटाए जॉकी को, अब अलग अलग पॉइंट पे ट्रेस करते आप जॉकी को, अलग अलग पॉइंट पे जॉकी को टच करते, अलग अलग पॉइंट पे जॉकी को टच करेंगे, और आप एक पॉइंट ढूंढ के निकालेंगे, सिर्फ P2, है ना। क्या निकालेंगे, से P2। लेंथ ऑफ AP2 मान लो कितना है, L2। हालांकि वो कम आता, मजा ना छोड़ो। लेंथ ऑफ AP2 कितना है, L2 है। अब मैंने किसे बैलेंस किया, शुरू में किसको बैलेंस किया था मैंने, E1 को, है ना। ये मैंने क्या बोला था, ये पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में जब ये की ओपन तक कितना था, E1। की क्लोज करने के बाद कितना है, V। बात समझ रहे क्या, ये मेन ट्विस्ट है। जब ये की ओपन था तब बता यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, E1, है ना। बोले सर ऐसा कैसा, अरे ओपन सर्किट में देखो, शुरुआत में जैसी, जब अपन क्या बोलते, अपन ने ईएमएफ में क्या पढ़े थे कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, है कि नहीं। तो जब मैं बता ये सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा इतने हिस्से में, तो मैं उस सिचुएशन में बोलूंगा कि ये टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। मगर जब यहां पर की क्लोज हो गया, तो माना ये सर्किट में तो अभी भी फ्लो हो रहा ना करंट, है ना। भले ही तुमको बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया, भले ही तुमको बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया, फिर भी इतने देख, इतने उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, मगर ये ऊपर से तो आ रहे ना वापस जाके, है कि नहीं। तो अब इस सिचुएशन में करंट का फ्लो हो रहा, तो अब ये टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ईएमएफ के बराबर नहीं रहेगा, वो इस रेजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने अगली बैलेंसिंग लाइन निकाला, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस किया। Therefore V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I रो L2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। Therefore इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 2 से, E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या दे देंगे आप, इक्वेशन नंबर 3, E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ठीक है, ओके, चलो मान लिया। अब एक काम करो, अप्लाई KVL इन अपर लूप ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेल।
मैं ये वाले लूप में केवीएल अप्लाई करने वाला हूँ इन एक्सपेरिमेंटल सेल। ठीक है, देख इधर, तो इन अपर लूप ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेल मान ले यहाँ करंट I1 फ्लो हो रहा है ना, तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा करंट की सेम डायरेक्शन में -I1R1, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर से करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो -I1 स्मॉल r1 प्लस E1 इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर E1 इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I1 स्मॉल r1। E1 इज इक्वल्स टू I1 कॉमन निकला, कैपिटल R1 प्लस स्मॉल r1, इक्वेशन नंबर 4। ये मेरे पास E1 की इक्वेशन आ गई है ना, I1 कैपिटल R1 प्लस स्मॉल r1। चलो ठीक है, ये E1 की इक्वेशन आ गई। और मैं लूँगा कि भाई बाय ओम्स लॉ, अगर मैंने ओम्स लॉ लगाया अक्रॉस कैपिटल R, ये नोन रेजिस्टेंस है ना, उसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगा, तो V इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर IR, V इज इक्वल्स टू IR। बोले ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड कर डालते, तो E1 अपॉन V इज I1 है, सॉरी करंट I1 है ना वहाँ पे, तो वो हो जाएगा I1 कैपिटल R1 प्लस स्मॉल r1 अपॉन I1, R1 है कि क्या R है, वो R है, कैपिटल R है ना, वो सिर्फ कैपिटल R लिखा ना मैं यहाँ पे, तो कैपिटल R I1 इंटू कैपिटल R। ठीक है, देख इधर मैंने क्या किया, फिर इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 5 से, तो E1 अपॉन कैपिटल V I1 कैपिटल R प्लस R1 अपॉन I1 इंटू कैपिटल R। I1 क्या हो गया, कैंसर। E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस R1 अपॉन कैपिटल R, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब देख इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3 को गौर से देख, क्या नजर आया, LHS सेम है। तो अगर LHS सेम है तो मैं यहाँ लिख सकता फ्रॉम 3 and 6 L1 अपॉन L2 कैपिटल R प्लस R1 अपॉन कैपिटल R। अब आगे क्या करना है अपने को, देखो इधर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर L1 अपॉन L2, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 1 प्लस R1 अपॉन कैपिटल R, 1 प्लस R1 अपॉन कैपिटल R, -1 को उधर भेजो, L1 अपॉन L2 -1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा R1 अपॉन कैपिटल R। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो R1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 -1, या फिर उसको ऐसा भी लिख सकते हैं L1 माइनस L2 अपॉन L2। फिर R को उधर भेजेंगे, देखो R1 इज इक्वल्स टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2, दिस इज इट। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, लिखो। तो हमारे सामने क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ द लेंथ ऑफ 1.5 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ है 1.5 मीटर, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। इट इज़ कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट। एक सेल को कनेक्टेड है जिसका EMF 4 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम। कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर सेंटीमीटर, नॉट मीटर, पर सेंटीमीटर आपको कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं क्या आएगा। ये देखो, ये सिर्फ पोटेंशियोमीटर वायर की स्टडी है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल सेल इन्वॉल्व नहीं है ना। इसमें सिर्फ किसके बारे में स्टडी आ रहा है, सॉरी पोटेंशियोमीटर वायर का स्टडी आ रहा है, इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल सेल इन्वॉल्व नहीं है। तो वो जो इक्वेशंस थी आपकी E1 इज इक्वल्स टू I ρ L1, ये सब वो भूल जाओ। आप ऐसा इमेजिन करो
कि ये एक्सपेरिमेंटल सेल है आपका, सॉरी एक्यूमुलेटर है, मेन सेल। कोई और रेजिस्टेंस है क्या? रियोस्टेट वियोस्टेट कनेक्टेड है क्या? नहीं। देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये है आपका वायर, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, जिसका रेजिस्टेंस R है, लेंथ कैपिटल L है। करंट I यहाँ से जनरेट हुआ और यहाँ से फ्लो हो रहा है, और आपसे कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट पर सेंटीमीटर निकालो, है ना? ठीक है। अगर मैं KVL लगाऊं, बाय KVL आप बोल सकते हैं E इज इक्वल्स टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है ना? इधर ध्यान दो रे भाई। E इज इक्वल्स टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये टोटल अप्लाइड EMF इज इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड रेजिस्टेंस, पूरा रेजिस्टेंस एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, ये फॉर्मूला है। अब ऐसा है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरा लेंथ तो है नहीं कहीं पे भी, पहले I को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो I इंटू R प्लस स्मॉल I इंटू स्मॉल r, ठीक है। ये हो जाएगा V प्लस आई आर, लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, L बाई L, V प्लस I इंटू स्मॉल r, I इंटू स्मॉल r। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाला L है, अंदर भेजो उसको, तो L V बाई L प्लस I इंटू R बाई L, ठीक है। हमारा मेन टारगेट क्या है? वही है ना, V बाई L। चलो फिर E की वैल्यू कितनी है? 4, कैपिटल L कितना है? 1.5 V बाई L प्लस I कितना है? I दिया नहीं क्या? फिर मैं ज़बरदस्ती क्या के लिए इसको लेके बैठा। I का सब्स्टिट्यूशन डालना पड़ेगा फिर, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, I के जगह डालेंगे V बाई R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R को अंदर भेजो, 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। अब लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, लेंथ से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। अब डाल दो वैल्यूज़, E कितना है? 4 है, लेंथ आई थिंक 1.5 है, V बाई L हमारा मेन टारगेट है, 1 प्लस स्मॉल r कितना है आपका? 5, कैपिटल R कितना है? 10। तो अब ऐसा है कि 4 इज इक्वल्स टू 1.5 V बाई L, ये क्या हो जाएगा? 1/2, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? 3/2। चलो ठीक है भाई, मान लिया। देखो V बाई L इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो कितना आ रहा है, 8 अपॉन 4.5 हो रहा ना, 8 अपॉन 4.5 यानी कि 16 अपॉन 9। अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो 16 अपॉन 9, तो देखिए 16 अपॉन 9 कितना आता? 16 अपॉन 9 कितना था? 1.77। तो ये हो रहा 1.77 वोल्ट पर मीटर। हमारा आंसर अभी आया नहीं, हाँ, हमको वोल्ट पर सेंटीमीटर चाहिए, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, मगर वो डिनोमिनेटर में आ रहा ना, तो उसको 100 को ऊपर भेज दो। V बाई L इज इक्वल्स टू 1.77 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट पर सेंटीमीटर। इस तरह से आएगा। नेक्स्ट,
सब स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस हैं. द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ of along the wire is 5 into 10 raised to power minus 3 volt per meter. Full stop. If the EMF of the cell balance against length 216 centimeter 216 centimeter of the potentiometer wire, comma, find the EMF of the cell. सेल का EMF पता लगाइए. आसान दिख रहा है. पर यूनिट ये वाला along क्या क्या दिया देखो तो. सबसे पहले आपको जो दिया गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट V by L 5 into 10 raised to power minus 3 वोल्ट पर मीटर. V by L दिया हुआ है. दूसरा दिया हुआ है आपका बैलेंसिंग लेंथ 216 सेंटीमीटर यानी कि 2.16 मीटर. आपसे सेल का EMF पूछा गया है. बहुत आसान है. सेल का EMF कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है आपका बैलेंसिंग करके एक्सपेरिमेंटल सेल का I रो L. इस बार तो बैलेंस हुआ है ना. रो क्या होता है? रेजिस्टेंस पर यूनिट है यानी R बाय L. ये क्या हो जाएगा? V बाय L. अब अगली बार से ये याद रखो I इंटू रो या I इंटू सिग्मा जो आप बोलते हैं है ना, इट इज़ V बाय L. पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है. तो V बाय L कितना है आपके पास? 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3. ये कितना है? 2.16. ज़रा कैलकुलेशन बताइए कितना आ रहा. 5 6 30 का 0 कैरी 3 5 1 5 8 10.8. यही है क्या आंसर? कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार. Next, the resistance of a potentiometer wire is 8 ohm and its length is 8 meters. Full stop. A resistance box and a 2-volt battery. A resistance box and a 2-volt battery are connected in series
with it. A resistance box and a 2-volt battery are connected in series with it. First out, what should be the resistance in the box? What should be the resistance in the box, comma, if it is desired to have a potential drop of 1 microvolt per millimeter. 1 microvolt per millimeter. सारी चीज़ें देख लीजिए. रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम. पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम. पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ है 8 मीटर्स. रेजिस्टेंस बॉक्स, एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है, मतलब वही रियोस्टेट की बात चल रही हो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस. अ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अ 2-volt बैटरी are connected in series with the resistance with it. What should be the resistance in the resistance box if it is desired to have the potential difference, potential drop of 1 microvolt per millimeter. 10 raised to power minus 6 volt, 10 raised to power minus 3 मीटर. माइक्रोवोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करो, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा 10 raised to power minus 3 वोल्ट पर मीटर. ये आया V/L. डायग्रामेटिकली समझो खेल कैसा है. ये सेल है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है RB. फिर ये वायर है आपका पोटेंशियोमीटर वायर AB. इस वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम, लेंथ 8 मीटर्स. EMF ऑफ द सेल आपको दिया गया है 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस होगा सो RB आपको पता लगाना है. आए नहीं है ना दिया हुआ, ठीक है. सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्या? नहीं, ठीक है. तो बहुत आसान है. वंस अगेन E इज इक्वल्स टू I. सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस है वो पूरा, 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है और एक वायर का रेजिस्टेंस है. तो मैं बोलूँगा RB प्लस R, ठीक है. I इक्वल्स टू, ओके, I बोले तो करंट V/R बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर से. V/R बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB एंड अगर आप देखो R प्लस RB ले रहे हो अगर, तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, है ना. वो उतना नहीं है हमारे पास, ना हमको उसकी ज़रूरत है. हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है ना वायर का, तो वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वायर के अक्रॉस मैंने ये ओम्स लॉ लगाया, तो I की जगह V/R बोल सकता हूँ. RB प्लस R इक्वल्स टू V RB प्लस 1. L से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, V/L मल्टीप्लाई बाय L, RB प्लस 1, सॉरी RB अपॉन R, RB अपॉन R प्लस 1. चलिए फिर निकालते वैल्यू. E की वैल्यू क्या है? 2 वोल्ट. V/L कितना है? L कितना है? 8. L 8 है बेटा. RB निकालना है 8 प्लस 1, ओके. फिर ये क्या हो जाएगा? -3 उतर जाएगा, +3 हो जाएगा. 2000 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू RB
अपॉन 8 प्लस 1, तो 2000 RB प्लस 8 अपॉन 8, ये 8 और ये 8 क्या हो जाएगा, कैंसर, ये 8 उधर जाएगा। 2000 में से 8 गया, कितना बचा, 1992, 1992 है ना, 1992। तो ये हमारा रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है इन द बॉक्स फॉर दैट पोटेंशियल, रिस्पेक्टिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अक्सर ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ये मेन इक्वेशन पे बेस्ड। अगर यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता सेल का तो मैं उसे भी जोड़ देता था प्लस स्मॉल r, मगर यहाँ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था इसलिए इसको जोड़ा नहीं। नेक्स्ट, when two cells of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist each other, comma, their balancing length on potentiometer, their balancing length on potentiometer is found to be 2.7 meter. First out, when cells are connected in series so as to oppose each other, comma, the balancing length is found to be 0.3 meters. Full stop. Compare EMF of two cells. तो यहाँ पर सेल्स के EMF को कंपेयर करना है, ऑफ कोर्स बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। दो बैलेंसिंग लेंथ आपको दिया गया है। पहली बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 2.7 मीटर। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, 0.3 मीटर। तो अब अगर मैं लिखूंगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू क्या है, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2 है ना। अरे प्लस ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है ना। L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। अब L1 प्लस L2 मतलब क्या हो जाएगा, 2.7 प्लस 0.3, 2.7 माइनस 0.3, 3 अपॉन 2.4। जरा चेक करेंगे कितना आता, 3 अपॉन 2.4, 1 कितना आ रहा देखो, 3 अपॉन 2.4 कितना आ रहा, 1.25। ठीक, और कोई यूनिट नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये E1 को E2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, सेम कैटेगरी की चीज़ों को डिवाइड करे तो कोई यूनिट नहीं आने वाला। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो इधर, द EMF ऑफ अ सेल is balanced by 120 centimeter length of potentiometer wire, full stop. When the cell is shunted by a resistance of 10 ohm, comma, balancing length is reduced by 20 centimeters, full stop. Find the internal resistance of the cell. सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करिए। चलिए, तो पहली बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई थी आपकी? जब सेल का ईएमएफ बैलेंस किए थे आपने, तब बैलेंसिंग लेंथ आई थी 120 सेंटीमीटर, यानी कि 1.2 मीटर। बाद में सेल को शंट किया था, यानी सेल के पैरेलल में एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया था, कैपिटल R इज इक्वल टू 10 ओम, है ना? याद है अपन ने आखिरी में पढ़े थे उसको, जैसी की को क्लोज करते तो सेल के पैरेलल में कनेक्ट हो गया हो। तो अब बैलेंसिंग लेंथ कितना मिला? 100 सेंटीमीटर। बनेगा सर 20 सेंटीमीटर, अरे देख रेड्यूस्ड बाय है वो, 20 सेंटीमीटर से कम हुआ। तो पहले 120 था, तो 20 से कम हुआ तो कितना बचा? 100, यानी कि 1 मीटर। तो आपसे पूछा गया है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या रहेगा। अरे बहुत आसान है रे, क्या है फॉर्मूला? वो कैपिटल R L1/L2 -1, है ना? तो स्मॉल r1 इज इक्वल्स टू कैपिटल R कितना है? 10, L1/L2 यानी कि 1.2/1 -1, R1 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 और R1 इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा? 2। दैट्स योर आंसर। ठीक है, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ऑल द अबाउट क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम स्टेट बोर्ड, तो उसके हिसाब से आपने देख लेना। कुछ 1-2 क्वेश्चन मैंने बचा के रखे हैं, वो आपने ट्राई करना, मेरे से पूछ लेना जब डाउट्स के लिए। यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंप्लीट हो जाता है ना? पूरा जो है देखो, कुछ चीज़ें पॉइंट्स जो है एडिशनल पॉइंट्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, ये चीज़ें जो है आप थोड़ा पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ये।